हाय एवरीवन। मैं आज आप लोगों के बीच क्लास 11th केमिस्ट्री की पीरियोडिक टेबल लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में वो भी कौन कौन सा टॉपिक रहेगा वो हम देखेंगे। ठीक है, वो अक्सर लोगों के कन्फ्यूजन में रहता है। एक है प्राउस्ट की अवधारणा। इसकी प्राउस्ट की अवधारणा ये देखिए, ये आज तो पढ़ेंगे हम प्राउस्ट की अवधारणा, और एक पढ़ेंगे लेवासियर क्लासिफिकेशन, और एक जानेंगे डोवर्नियर त्रिक के नियम जानेंगे, और एक देखेंगे न्यूलैंड का अष्टक नियम, लोथरमेयर ग्राफ देखेंगे, और मेंडलीव की आवर सारणी देखेंगे, और थोड़ा बहुत ये देखेंगे आधुनिक आवर सारणी। ये देखिए, ये जो चैप्टर है ना, ये अधिकतर लोगों के डाउट में ही रहता है, किसी का क्लियर नहीं हो पाता है। यह वीडियो मेरी पूरा देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा। वाकई में आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, प्राउस्ट की अवधारणा क्या थी, लेवासियर क्लासिफिकेशन क्या था, या न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या था, डोवर्नियर का त्रिक नियम क्या था। आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इस वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक। और पीरियोडिक टेबल तो आपको पता ही है कि तत्वों के उनके गुणधर्म के आधार पर क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करना ही पीरियोडिक टेबल है। ठीक है, मतलब सही से व्यवस्थित कर दिया जाए। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, जो आधुनिक आवर्त सारणी है, क्या है वो परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा गया है। उसमें एस पी डी एवं एफ ब्लॉक होते हैं। एफ को दो पार्ट में लेंथेनाइड और एक्टिनाइड के रूप में बांट दिया है, और वो सारा कुछ हम देखेंगे। फिलहाल जो हमारा आज का टॉपिक है, प्राउस्ट की अवधारणा, लेवासियर क्लासिफिकेशन, डोवर्नियर का त्रिक नियम, मेंडलीव की आवर सारणी, न्यूलैंड का अष्टक नियम, ये हम चीज देखेंगे आज की क्लास में। ठीक है, पहला हमारा टॉपिक रहेगा आज की क्लास का प्राउस्ट की अवधारणा। प्राउस्ट की अवधारणा क्या थी? देखिए, प्राउस्ट ने ये कहा कि जो भी एलिमेंट हैं वो क्या है, हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए हैं। प्राउस्ट ने ये कहा कि जो भी एलिमेंट हैं वो हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, और उसने ये भी कहा कि एलिमेंट का जो भी परमाणु भार है, एलिमेंट का जो भी परमाणु भार है वो क्या, हाइड्रोजन के परमाणु भार का पूर्ण गुणांक होना चाहिए। जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लिया मैंने हाइड्रोजन का परमाणु भार 1.2 है, मैंने सपोज ये माना है, ये होता नहीं है। और मान लिया मैंने एक हीलियम है, तो मान लीजिए ये 2.4 हो गया। तो प्राउस्ट ने यही बोला कि अगर हाइड्रोजन का परमाणु भार 1.2 है तो हीलियम का परमाणु भार 2.4 होगा। मतलब इसमें आप 2 से गुणा करेंगे तो ये आ जाता है 2.4। ठीक है, लेकिन आप आज आधुनिक आवर्त सारणी देखे होंगे तो ऐसा कुछ नहीं है। हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है कुछ और, हीलियम का परमाणु भार होता है कुछ और, पूर्ण गुणांक नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए प्राउस्ट की अवधारणा क्या हो गई, फेल कर गई। इसीलिए प्राउस्ट की अवधारणा क्या कर गई, फेल कर गई। ये बात आपको समझ में आ गई। देखिए, प्राउस्ट की अवधारणा के अनुसार प्रत्येक तत्व हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है। इस आधार पर तत्वों के परमाणु भार हाइड्रोजन के परमाणु भार का एक पूर्ण गुणांक होना चाहिए, लेकिन ऐसा सभी परमाणुओं के लिए मान्य नहीं है। कुछ कुछ का मिला होगा, ठीक है, लेकिन सभी परमाणुओं के लिए ये नियम वैलिड नहीं था। इसीलिए ये प्राउस्ट की अवधारणा क्या हो गई, फेल कर गई। ओके, ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगला नियम देखते हैं, लेवासियर क्लासिफिकेशन। लेवासियर क्लासिफिकेशन क्या है? देखिए, लेवासियर जी ये भी एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने भी पीरियोडिक टेबल बनाने की कोशिश की और इनका भी नियम फेल कर गया। जो इन्होंने पीरियोडिक टेबल बनानी चाहिए वो बस 2 पार्ट में, एक तो धातु और एक अधातु, मेटल और नॉन मेटल। ठीक है, इन्होंने मेटल और नॉन मेटल के आधार पर पीरियोडिक टेबल बनानी चाहिए, लेकिन ये भी अनसक्सेसफुल रहे, असफल ये भी हो गए, क्योंकि कुछ एलिमेंट ऐसे मिल गए जो धातु और अधातु दोनों के गुण रखते थे, जिनको उनके पीरियोडिक टेबल में कोई जगह नहीं मिल पाई। ठीक है, थोड़ा सा एक चीज और जानते हैं, मेटल किसको कहते हैं? देखिए, मेटल मेटल क्या होता है? नॉर्मली आप देखे होंगे लोहा हुआ हार्ड होता है, भंगुर भंगुर नहीं होता है।
जैसे ये मैंने प्रॉपर्टी लिखे है कि धातुएं कठोर होती हैं लेकिन भंगुर नहीं होती हैं। इसका मतलब क्या है? धातुएं हार्ड तो होती हैं लेकिन भंगुर नहीं होती हैं। भंगुर का मतलब एक हथौड़ी अगर मार दिया जाए तो भंगुर करने का मतलब होता है चूर चूर हो जाना। लोहा चूर चूर होता है क्या? नहीं होता है। लोहे में देखो ये गुण होता है, खींच के आप तार बना लीजिए, जिसको क्या बोलते हैं? तन्यता वाला गुण। अघात वर्जनीयता, पीट पीट के चादर बना दीजिए, ये सब गुण होता है लेकिन भंगुर नहीं होता है। और धातुओं में अपनी अलग खुद की लाइट होती है। जैसे देखिए ना, सोना वोना देखिए, कापर देखिए, ठीक है, प्लेटिनम देखिए। धातुओं में क्या होता है? खुद की अपनी चमक होती है, ठीक है। और धातुओं में अगर पीटेंगे तो विशेष प्रकार की ध्वनि निकलती है, आपको इतना तो पता ही होगा, नॉर्मल सी बात। और धातुएं क्या होती हैं? जैसे धातुओं में मान लो एजी ले लिया, चांदी ले लिया, तांबा ले लिया, एल्युमिनियम ले लिया, ये क्या होते हैं? विद्युत के अच्छे सुचालक होते हैं और उष्मा के भी सुचालक होते हैं, ठीक है। यही पॉइंट मैंने इसमें लिखा है, धातुएं कठोर होती हैं लेकिन भंगुर नहीं होती हैं। धातुएं विद्युत तथा उष्मा की अच्छी सुचालक होती हैं। धातुओं में चमक होती है। धातुओं में जैसे धात्विक ध्वनि का मतलब जानते हैं क्या होता है? जैसे सोडियम हो गया ना, सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप इसका विन्यास बनाएंगे तो नियॉन से एक ज्यादा, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रहता है, तो इसीलिए बोला है कि धात्विक ध्वनि होती हैं, ठीक है। ये हो गया धातुओं के गुण। अधातु में क्या होता है? अधातुएं नॉर्मल क्या होती हैं? मुलायम होती हैं। अधातु क्या होती हैं? सामान्यतः मुलायम होती हैं, ठीक है। और अधातुएं क्या लिखा है? विद्युत एवं उष्मा के साधारणतः कुचालक होते हैं। ग्रेफाइट एक एग्जाम्पल है, आप देखे होंगे, इसमें लाइट आ जाती है। ग्रेफाइट का मतलब ये पेंसिल का सिरा किसी बोर्ड में डालिएगा नहीं गलती से, इसमें लाइट चली जाती है। जो पेंसिल का ग्रेफाइट रहता है ना, जो जिसे लिखते हो आप लोग, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, उसमें लाइट आ जाती है। कुछ अपवाद भी हैं, अपवाद को हम देखेंगे अच्छे से। अधातुओं में चमक नहीं होती है। ग्रेफाइट में क्या चमक होती है क्या? नहीं होती है। आप अधातु का कोई एग्जाम्पल लीजिएगा, अपवाद ही आएगा जो इसमें चमक वमक रहेगी। और ये ध्वनि, इसमें कोई ध्वनि नहीं होती है, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला पेज क्या है। मैंने साफ लिखा है, लेवासियर का यह नियम भी मान्य नहीं हो सका क्योंकि कुछ तत्व ऐसे मिले जो धातु एवं अधातु दोनों के गुण क्या रखते हैं। जैसे एक नाम सुना होगा आपने, मेटलॉइड, उप धातु। उप धातु कहने का मतलब है जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये सब एलिमेंट ऐसे मिल गए जो धातु एवं अधातु दोनों के गुण क्या है रखते हो। उप धातु का मतलब होता है धातु एवं अधातु दोनों के गुण रखें, क्या दोनों गुण इसमें हो। उप धातु का मतलब होता ही यही है कि जो दोनों का गुण रखे। ओके, ये समझ में आ गई होगी बात उप धातु वाली। तो इसीलिए लेवासिये का नियम फेल हो गया उसने और ये इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, लेवासिये ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसने सोडियम और लेड लेकर किया था। सोडियम और लेड लेकर, Na और Pb। ओके, एक बात और, एक ये मैंने लास्ट वाला पॉइंट जो लिखा है, लेवासिये के टाइम पर कोई कोई अध्यापकगण कहते हैं कि 30 तत्वों की खोज हुई थी, कहीं कहीं लिखा मिलता है कि 31 तत्वों की उस टाइम खोज हुई थी, कहीं कहीं ये भी देखने को मिलता है कि 33 एलिमेंट की खोज हुई थी। तो कुछ कंफर्म ये हो नहीं पाता है कि 30 या फिर 33 या फिर 31। ओके, अब डोबर्नियर जी आए, एक डोबर्नियर जी साइंटिस्ट आए, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने 3-3 का ग्रुप बनाया। क्या? 3-3 का ग्रुप बनाया। जैसे एक ग्रुप बनाया ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इन्होंने लिया, ये 3 का ग्रुप है। एक का परमाणु भार कितना है? 6.94। इसका परमाणु भार कितना है? 39.1 और सोडियम का 22.99।
और ये सोडियम का जो है ना, ये एक्चुअल होता है, ये एक्चुअल एटॉमिक वेट है। ये एक्चुअल एटॉमिक वेट है। उसने क्या बताया डोवर्नियर ने कि 6.94 प्लस ये पहला और तीसरे का औसत, यानी कि 39.1 डिवाइडेड बाई 2 अगर निकालेंगे आप तो ये आएगा दूसरे के परमाणु भार के बराबर। लेकिन आप ये एवरेज निकालेंगे तो ये आपका आएगा 23.02। ठीक है, क्या बोला डोवर्नियर ने? डोवर्नियर ने तीन तीन तत्वों के समूह बनाए और उन समूह में पहले तथा तीसरे तत्व के परमाणु भार का औसत दूसरे तत्व के परमाणु भार के समान आया, और इसी समूह को त्रिक समूह कहा जाता है, या फिर इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेड्स। क्या बोलते हैं? ट्रेड्स, डोवर्नियर ट्रेड्स, मतलब डोवर्नियर का त्रिक नियम। यही वो तीन का समूह है, जैसे लिथियम, सोडियम और क्या, पोटेशियम। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहां पर 23.02 आ रहा है और एक्चुअल में होता क्या है 22.99, यानी कि जैसे ये अप्रोक्स आ रहा है 23.02 और ये 22.99, लगभग ठीक है। लेकिन इनका भी नियम फेल कर गया। क्यों फेल कर गया? क्योंकि इन्होंने बस 5 ही ट्रेड्स बनाए। आप देख सकते हैं, एक ये कैल्शियम, स्टोनियम और बेरियम का एक समूह बनाया, इसमें भी क्या 88.8 आता है, लेकिन एक्चुअल का क्या है 87.6। ये भी कंफर्म रूप से सही नहीं हो पाया। फिर क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का बनाया ग्रुप, ये बनाया 3 का समूह। इसमें क्या आया, औसत निकाला गया तो 81.1 आया, लेकिन ये वाला एक्चुअल होता है, ये सही में होता है। मॉडर्न वाली जो पीरियोडिक टेबल है ये वाला सही है। तो ये देखा गया कि इनका जो ट्रेड्स है ये भी सफल नहीं रहा, ट्रेड्स नियम भी सफल नहीं रहा, और इनके समय पर इन्होंने केवल 5 ही समूह बना पाए थे। 5 ट्रेड्स, इनके फेमस जो ट्रेड्स हैं वो 5 ट्रेड्स हैं, जो वीडियो में मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, उसके बाद एक और साइंटिस्ट जी आए, न्यूलैंड एस्टक का नियम। ये नियम बहुत फेमस है। अब देखिए न्यूलैंड जी ने क्या कहा, न्यूलैंड जी ने कहा, इनका भी वही बोला है, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में इन्होंने भी अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई। एक बार देख लीजिए, न्यूलैंड ने तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया और उसने पाया कि हर एक आठवां तत्व पहले के समान गुणधर्म, मतलब पहला और 8वां एलिमेंट का गुणधर्म क्या समान पाया उसने। लेकिन उस टाइम पर कम एलिमेंट की खोज हुई थी, लगभग 56। उस टाइम पर क्या 56 एलिमेंट्स की केवल खोज की गई थी। और यह भी था कि उस टाइम पर अक्रिय जो नोबल गैसें होती हैं, अक्रिय गैसें, उस टाइम खोज नहीं की गई थी। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला कि पहला और 8वें तत्व का गुण समान होगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। कैल्शियम के बाद पुनरावृत्ति हुई ही नहीं, इसीलिए न्यूलैंड जी भी फेल हो गए, इनका भी नियम फेल कर गया। ठीक है, अक्रिय गैसों की उस टाइम खोज नहीं हुई थी। न्यूलैंड की व्यवस्था उस समय के ज्ञात 56 तत्वों में केवल कैल्शियम तक ही विस्तारित थी। इन्होंने भी परमाणु भार के बढ़ते क्रम में बनाया। ये देखिए, जैसे कहने का मतलब हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। ये आप थोड़ी ये वाला फिगर देखिए, ये देखिए, एक आपने डायलॉग देखा होगा ये वाला, सा रे गा मा पा धा नी सा। देखिए ये सा रे गा मा पा धा नी, सा रे गा मा पा धा नी, यानी कि हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। उसके बाद जो आएगा सा वाला, सा, ये भी हीलियम भी सा, ये भी सा, इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम आई। लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टी सेम आई, क्योंकि रे रे गा गा। मैग्नीशियम, ये बोरान
और ये एल्युमिनियम, कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन और सल्फर, प्रॉपर्टी लगभग सेम आई। और फिर ये भी है वही वाला प्रोसेस, सा रे गा, ये भी सेम आई, लेकिन कैल्शियम के बाद पुनरावृत्ति नहीं हो पाई, इसीलिए न्यूलैंड का अष्टक नियम भी क्या हो गया, फेल हो गया। ये बात समझ में आ गई आपको। इसके बाद एक और इसमें थोड़ा सा वही चीज है, मैंने इसमें यही चीज लिखा है कि कैल्शियम के बाद ये नियम कायम नहीं हो पाया, ठीक है। और इसमें जो मैंने पॉइंट ये नंबर 2 में लिखा है, जैसे कुछ ऐसे एलिमेंट थे जिनको, जैसे देखिए ये कोबाल्ट CO, निकिल का मतलब Ni, इनसे Fe का गुणधर्म, Fi का गुणधर्म, इन तीनों को पास में रखना चाहिए था, लेकिन इसको कहीं और रख दिया, इनको अलग अलग, इनको भी मतलब इनको एक साथ रख दिया कहीं, और फिर गुणधर्म समान होने के बावजूद भी लोहे को कहीं दूर रख दिया, ठीक है। ये इसमें पॉइंट मैंने लिखा है। और इसमें यह कि कैल्शियम के बाद पुनरावृत्ति हुई नहीं, आपको मैंने नियम बता दिया, आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। आप अपनी लैंग्वेज में न्यूलैंड का नियम लिख सकते हैं, ट्रेड्स बना सकते हैं, वहाँ पर दिखा सकते हैं कि हाँ इन्होंने 5 ही ट्रेड्स बनाया, और जो भी है आपको मैंने दिखा दिया। आप अच्छे से बनाएंगे, आपको अगर बोर्ड में लिखते हैं तो अच्छा नंबर आएगा, नहीं तो आप जेईई मेंस अगर नीट उट में क्वेश्चन पूछता है तो इससे बाहर का क्वेश्चन मुझे नहीं लगता है कि आएगा। जितना पॉइंट है मैंने सारा कवर किया है। ओके, लोथर, लोथर मेयर कर्व, लोथर मेयर कर्व, इस कर्व में क्या था, जैसे सबने आया, किसी ने नियम दिया, किसी ने नियम दिया, लोथर मेयर जी आए, इन्होंने कहा कि जो तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण हैं वो क्या होते हैं, एक आकृति फलन होते हैं। सब क्या बोलते हैं कि परमाणु भार के आवर्ती फलन, ये क्या बोले, आकृति फलन होते हैं। इन्होंने परमाणु भार के आयतन, क्या, परमाणु भार के आयतन और परमाणु भार, ठीक है। जैसे ये ग्राफ अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ये परमाणु भार का आयतन और ये परमाणु भार, इसमें जैसे उन्होंने ग्राफ ड्रॉ किया और वहीं पे एलिमेंट रखना शुरू कर दिया, लेकिन ये भी फेल कर गए। इनके अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आकृति फलन होते हैं। इस आधार पर उसने परमाणु भार के आयतन एवं उनके परमाणु भार के अंतर्गत तल पर एक ग्राफ खींचा तथा इस कर्व में समान स्थितियों पर समान गुणधर्म वाले तत्व मतलब रखे गए। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, यहां पर दिखाता हूं आपको। जैसे देखिए, पहला पॉइंट है मेरा क्षारीय धातु कर्व के उच्चतम पॉइंट पर रखी गई। जैसे देखिए, ये जो लिथियम है, ये सोडियम है, अरे ये नाइट्रोजन है, ये सोडियम है, ये पोटेशियम है, और ये रुबिडियम है, ये क्या शीर्ष पर रखी गई। क्षारीय धातुएं क्या रखी गई, शीर्ष पर रखी गई। ओके, यहाँ पर देखिए पिक ये वाला है, ये वाला पिक नहीं है, ये पिक 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 है। उच्चतम पॉइंट पर क्षारीय धातुएं रखी गई। और जो ये निम्न पॉइंट बना है, ये वाले नहीं, ये नहीं निम्न है, जो निम्न पॉइंट बना है, जैसे देखिए ऊपर चढ़ने वाली स्थितियों पर हैलोजन्स रखे गए। ऊपर जो स्थिति चढ़ रही है, जैसे ये वाले देखिए, आर्गन हो गया, क्रिप्टो ये हो गया, ब्रोमीन हो गया, और ये Sb हो गया, T हो गया, ये सब क्या हैलोजन्स रखे गए ऊपर चढ़ने वाले। नीचे उतरने वाली स्थितियों पर क्या, क्षारीय मृदा धातु, जैसे ये हो गया कैल्शियम। आप S ब्लॉक का सेकेंड ग्रुप देखेंगे तो उस वाला वो जो है वो क्षारीय मृदा तत्व है, आप देख सकते हैं। इस कर्व को एक बार आप सर्च कर लीजिएगा और देखिएगा, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। संक्रमण तत्व जैसे एकदम नीचे रखे गए, जैसे जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो संक्रमण तत्व कहलाते हैं, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि वो निम्न पोजीशन पर रखे गए हैं। आप
एक बार लोथर मेयर कर्व यूट्यूब करिएगा, और यूट्यूब करिए बोलना है जैसे गूगल करिएगा, आप देख सकते हैं वहाँ पर आपको हर एक जैसे अपनी अपनी भावनाएं सब लोगों ने रखा है ग्राफ बना बना के, आप वहाँ पर जाकर इस डाउट को अपना क्लियर कर सकते हैं। ओके, ये इन्होंने क्या बोला कि इन्होंने देखिए ग्राफ किसके में, एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट के बीच ग्राफ इन्होंने ड्रॉ किया है, ठीक है। और इन्होंने बोला कि इसके आकृति फलन होते हैं। तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण, एटॉमिक वेट और परमाणु भार, मतलब ग्राफ खींचा और बोल दिया कि क्या आकृति फलन होते हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। मेंडलीव जी आए, देखिए मेंडलीव भी बहुत काम के थे, इनकी पीरियोडिक टेबल सक्सेस हो जाती, ठीक है, इनकी पीरियोडिक टेबल सक्सेस हो जाती। बस यही इन्होंने भी वही गलती की कि परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण, जो भी तत्वों के गुणधर्म होते हैं वो क्या होते हैं, परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं, इन्होंने भी कहा। और इन्होंने भी जो पीरियोडिक टेबल बनाई वो परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में बनाई, ठीक है। वही चीज मैंने लिखा है, मेंडलीव ने तत्वों को इस आधार पर वर्गीकृत किया कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। देखिए उनका भी नियम कहीं कहीं गलत हो जाता है, अभी देखेंगे कहाँ कहाँ उनका नियम जैसे गलत होता है। जो मेंडलीव की पहली आवर्त सारणी थी, जो मेंडलीव की पहली आवर्त सारणी थी उसमें 8 स्तंभ हुआ करते थे, ठीक है। कितने स्तंभ, 8 स्तंभ हुआ करते थे। ये आप एक मैंने पॉइंट यहाँ पर लिखा है, आप देख लीजिएगा। जो मेंडलीव लेकिन जो सुधार करके आए उसमें कितने ग्रुप थे, 9 स्तंभ थे, 9 ग्रुप थे, ओके। और इस जो सुधार करके आए उसमें कितनी थी, 12 ओरिजेंटल थी, 12 ओरिजेंटल, ठीक है, और 9 कॉलम जिसको वर्टिकल बोलते हैं, ठीक है। 12 ओरिजेंटल यानी कि 12 क्षैतिज पंक्तियां और 9 कॉलम स्तंभ थे, ठीक है। ये बात आप जानिएगा ध्यान से थोड़ा सा। और इसको ओरिजेंटल को आपको पता है कि क्षैतिज बोलते हैं, ठीक है, और इसी को सीरीज कहा गया। क्या क्या आ गया, सीरीज कहा गया। इतनी बात आपको दिमाग में घुसा लीजिए। और क्या है कि इसको उन्होंने 2 ग्रुप में, 2 समूह में 1 से 7 तक क्या कर दिया, बांट दिया। 1 से 7 तक में वो भी 2 ग्रुपों में बांट दिया, ए और बी, ठीक है। ए में एस एवं पी ब्लॉक के एलिमेंट रख दिए, ए ग्रुप में एस एवं पी ब्लॉक के, जैसे मैंने लिखा भी है, समूह ए एवं बी में व्यक्त किया। ए समूह में आने वाले तत्व एस एवं पी ब्लॉक के, और बी समूह में जो तत्व आए वो डी ब्लॉक के एलिमेंट कहलाए। ये उनकी पीरियोडिक टेबल थी। इसमें थोड़ा सा और देखते हैं, जैसे देखिए इसमें भी पॉइंट आप एक बार पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे उन्होंने आवर्त सारणी बनाई ना, आवर्त सारणी बनाई, जो भी बनाई हो, ठीक है। उन्होंने क्या किया, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये गैप छोड़ दिया ना, जैसे यहाँ पर उन्होंने खाली स्थान छोड़ दिया, और उन्होंने कहा कि जो यहाँ एलिमेंट आएगा, जो इसका गुणधर्म या इसका गुणधर्म रहेगा लगभग इसी के समान आएगा, और जो भी आया उनका नाम एका करके रखा जाएगा। जैसे उन्होंने एक एल्युमिनियम के लिए जगह छोड़ के रखी थी, जो एल्युमिनियम की जब खोज हुई तो उसका नाम क्या रखा गया, एका एल्युमिनियम। अब एल्युमिनियम हम लोग उसको पढ़ते हैं, लेकिन उसने बोल दिया कि जो भी तत्व यहाँ आएगा, यहाँ फिट होगा, उसका नाम एका करके धरा जाएगा। तो एका एल्युमिनियम, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर एल्युमिनियम के लिए एक स्थान छोड़ा था, उसका नाम एका एल्युमिनियम रखा गया। वैसे ही सिलिकॉन के लिए नाम मतलब जगह छोड़ के रखा था, जब खोज हुई तो उसका नाम एका सिलिकॉन रखा गया, ठीक है। और ये पॉइंट में मैंने क्या लिखा है, इन तत्वों के गुणधर्म मेंडलीव, इन तत्वों के गुणधर्म मेंडलीव के आवर्त सारणी के आधार पर बताए गए। जब इन तत्वों की खोज हुई लगभग उनके गुणधर्म समान पाए गए, ठीक है। जब इन तत्वों की खोज हुई तब जैसा उसने कहा था कि जो भी एलिमेंट यहाँ आएगा उसका गुणधर्म समान होगा, तो सही में समान हो गया, ओके। ये देखिए मेंडलीव आवर्त सारणी की कमियां, क्या क्या कमियां थी। कमी ये थी कि मेंडलीव ने हाइड्रोजन का स्थान
स्पष्ट नहीं किया कि हाइड्रोजन किस ब्लॉक में रखा जाएगा या फिर कहाँ रहेगा, उन्होंने यह क्लियर नहीं किया। ठीक है, और ये भी बात कि मेंडलीफ ने, ये हम लोग का पहला पॉइंट है, मेंडलीफ ने आवर्त सारणी में समस्थानिकों के लिए कोई जगह नहीं दी। समस्थानिक का मतलब होता है जिसका परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन परमाणु भार अलग अलग हो, उसे बोलते हैं समस्थानिक। ठीक है, समस्थानिकों को आवर्त सारणी में कोई जगह नहीं दिया, ये पहला पॉइंट है। ये दूसरा पॉइंट, कुछ केस में उसने ऐसा रख दिया जो फॉल्ट हो गया। कोबाल्ट को पहले रख दिया, निकिल को बाद में रखा। उसने क्या बोला, उसने बोला ये था कि परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा जाए, लेकिन उसने ही गलती करी। क्या गलती करी, कोबाल्ट को पहले रख दिया जिसका होता है परमाणु भार 58.9 और निकिल को बाद में रखा, उसका परमाणु भार क्या है 58.6, जो कि यहाँ पर वो गलत हो गया। उसने खुद बोला कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखने के लिए, लेकिन यहाँ पर वो देखो ना डिक्रीज हो गया, पहले बड़ा रख दिया फिर बाद में छोटा रखा, तो यहाँ पर वो इसका नियम फेल कर गया। और एक और है सेलोनियम और आयोडीन, यहाँ पर भी देखो गलती कर दी उसने, 127.6 इसका और इसका 127, तो यहाँ भी इसका नियम गलत हो गया। ओके, कुछ ये वाला भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कुछ केसेस में समान गुणधर्म वाले तत्वों को अलग अलग रख दिया। जैसे यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है, प्लेटिनम एवं Au, इनका गुणधर्म समान होने के बाद भी क्या कर दिया उसने, इसको अलग अलग रख दिया, तो वो फॉल्ट हो गए। ठीक है, अगर मैंने जैसा बताया है आप ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे तो आपके कोई डाउट्स रह नहीं जाएंगे। ठीक है, जैसे ये मैंने एक नॉर्मल उसी की जो ये पुराने वाली थी उसका देखो ये फोटो है, 8 वर्ग हुआ करते थे। ठीक है ना, 8 वर्ग हुआ करते थे, और देखिए उस टाइम 63 तत्वों की लगभग खोज हुई थी। मेंडलीफ के समय 63 तत्वों की लगभग खोज हुई थी। कितने, मेंडलीफ के टाइम पर केवल 63 तत्वों की लगभग खोज हुई थी। जैसे ये गैप खाली स्थान है ना, उसने यही बोला कि जो मतलब यहाँ पर आएंगे उनके गुणधर्म लगभग समान मिलेंगे और उनका नाम एका करके धरा जाएगा। जैसे एका एल्युमिनियम, एका सिलिकॉन आए, उनका गुणधर्म समान मिला, ये है। ठीक है, आपको हमारी बात समझ में आई होगी। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे मॉडर्न आधुनिक आवर्त सारणी, अगली क्लास में। और आधुनिक आवर्त सारणी 118 एलिमेंट वाली। ठीक है, देखिए आपको आवर्त सारणी मैं ऐसा पढ़ा दूंगा कि आप चाहे वो जी मेन का क्वेश्चन हो, चाहे वो जी मेन का हो, चाहे जी एडवांस का हो, या फिर नीट का हो, मैं सारा कुछ क्लियर करूंगा। इलेक्ट्रॉन बंधुता, विद्युत ऋणता, बॉन्डिंग वॉन्डिंग सब कुछ मैं प्लेनर नॉन प्लेनर मैं बहुत अच्छे से पढ़ा दूंगा आपको। ठीक है, कोई भी डाउट्स आपके रह नहीं जाएंगे पीरियोडिक टेबल में, एकदम लो लेवल से हाई लेवल तक। ये तो फिलहाल क्या था, बस हिस्ट्री थी, पीरियोडिक टेबल की क्या थी, हिस्ट्री थी। इसको जानना बस एक, हाँ थोड़ा बहुत ओवरव्यू हमने देखा हिस्ट्री का, प्राउस के उदाहरण जो भी था वो था हिस्ट्री था। अब जो काम का होगा शुरू होगा वो होगा आवर्त आधुनिक आवर्त सारणी, जिससे जेई मेन में, नीट में और जेई एडवांस में जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस चीज़ को हम अच्छे से क्लियर करेंगे। और हर एक चीज़ में आयनन बंधुता, विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रॉन बंधुता सब कुछ अच्छे से आपको बताऊंगा। ठीक है, ये चैनल जितना ज़्यादा हो सके आप शेयर करिए। ठीक है, आपको हर एक चीज़ें फ्री में मिलेंगी। ओके, यदि मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।